आँख जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। आँख की बिनाई चली जाए तो इंसान की ज़िंदगी अंधेरी हो जाती है दोस्तों, और ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह हम जिस्म के हर एक हिस्से की हिफाजत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह आँख की बिनाई यानी रोशनी की हिफाजत हमारी ही जिम्मेदारी है। सामीन, दुनिया आज से यानी कि 6 मार्च से ग्लूकोमा हफ्ता मनाने का आगाज़ कर रही है, जिसे हम काला मोतिया के नाम से जानते हैं। आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमने उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की खास पेशकश सेहतनामा में गुफ्तगू करने के लिए आँख के माहिरीन डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा को मदऊ किया है, जिनसे हम आज जानेंगे कि आँख की कम होती बिनाई की वजह क्या क्या है और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी आँखों की रोशनी को मुतासिर करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो हम अपने से स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम है। और सेहतनामा प्रोग्राम के साथ हम जानना चाहेंगे कि आखिर आँख जो हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, इसका ख्याल हम कैसे रखें। और सबसे पहला सवाल कि ये काला मोतिया ग्लूकोमा जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है? जी धन्यवाद। काला मोतिया आँखों की वह बीमारी है जिसमें आँखों का नस, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो धीरे धीरे सूखता जाता है और हमारी रोशनी जो है बाहर से भीतर की तरफ सिमटती जाती है। क्या इसमें खोई हुई जो रोशनी होती है वो वापस आ सकती है? जी नहीं, ग्लाउकोमा में जो रोशनी जाती है उसे इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिस तरह से सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट में जितनी भी रोशनी गई, अगर हम ऑपरेशन करके लेंस बिठा दें तो खोई हुई रोशनी पूरी वापस आ जाएगी। काला मोतिया में ऐसा नहीं होता है। जो भी रोशनी जा चुकी है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, समय रहते अगर हमने इसे डायग्नोज कर लिया तो सही इलाज से बची हुई रोशनी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। यानी जो हमारी रोशनी बची हुई है उसे अगर हम बचा के रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। अभी आपने जिस लेंस की बात की उससे मुझे एक सवाल आ रहा मेरे जहन में कि आज के टाइम में लोग कॉन्टैक्ट लेंस खुद से लगाते हैं, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है हमारी आई साइट के ऊपर, हमारी आँख की रोशनी के ऊपर? कॉन्टैक्ट लेंस जो चश्मा हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो स्पेशली जी डॉक्टर के सुपरविजन में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सेफली इसे यूज़ किया जा सकता है। प्रॉपर हाइजीन बहुत ही मेंटेन करना ज़रूरी है। जिस बॉक्स में इसे रखा जाता है साफ हाथों से उसे छुएं, लगाने के बाद क्लीन करके वापस उस बॉक्स में रखें, और जो उसके लिए सॉल्यूशन दिया जाता है, जो एंजाइम्स उसके क्लीनिंग के लिए दिए जाते हैं, उन सब के इस्तेमाल से बहुत अच्छे कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस को लगाकर और एक लिमिटेड पीरियड के लिए अगर हम यूज़ करें, लिमिटेड पीरियड से मतलब कि दिन के 8 घंटे लगाएं, 10 घंटे लगाएं, तो बहुत ही सेफली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको लगाकर अगर आप सो जाते हैं या कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है कि एक्सटेंडेड वियर जब तक चाहें आप लगाएं, उन चक्कर में ना पड़ें। अपने कंसल्टेंट को राय मशविरा करके और उसमें जो सही तरीका है वैसे इस्तेमाल करें तो कभी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है कि फिर जब वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली वो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही नहीं है। जी बिल्कुल। वैसे काला मोतिया के से रिलेटेड एक और सवाल मेरे जहन में है और शायद सामीन की भी जहन में आ रहा होगा कि ये काला मोतिया होने की कोई ख़ास वजह होती है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो कॉमन होता है वो आपको फैमिली हिस्ट्री अगर है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर जो खानदान है, में किसी को रहा, हाँ, अगर फैमिली में किसी को है जी जी, तो फिर आपको होने की संभावना 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये तो हुआ कि फैमिली हिस्ट्री। जो आँखों की जो बनावट है उसमें अगर आई बॉल बहुत ही छोटा साइज़ का है तो उसमें ग्लाउकोमा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावे जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ग्लाउकोमा करा सकती हैं वो है जैसे आँख में चोट लगना या आई ड्रॉप के इस्तेमाल से गलत इस्तेमाल अगर आप करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आपको ये हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस, टैबलेट्स हैं जिनसे आपको टेम्परेरीली ग्लाउकोमा हो सकता है, या स्टेरॉइड ही टैबलेट्स के रूप में ओरल फॉर्म में अगर लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट में भी ग्लाउकोमा हो सकता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ आई ड्रॉप जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ग्लूकोमा होने के चांसेस हैं। जैसे नॉर्मली कुछ भी चीज़ें जब होती हैं हम अक्सर देखते हैं कि आंखों में लाली हो जाती है। जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे भी, हम बड़े भी मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आंखों में लाली होना, कभी कभी ड्राइनेस हो जाना, डॉक्टर जब एक बार प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी एक डॉक्टर, तो अक्सर लोग उसको अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं। तो क्या इस तरह के आई ड्रॉप्स लेते रहना सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ रेगुलेटेड मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर फ्रीली अवेलेबल हैं
और जिसमें मैं स्टीरॉयड का नाम लेना चाहूँगा। आप अक्सर देखती होंगी बच्चों की आंखें लाल होती हैं बार बार, और ये स्टीरॉयड की खासियत ये है कि मिरेकुलस मेडिसिन है, जब आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, तो इसीलिए ये प्रचलन में है। लेकिन स्टीरॉयड ड्रॉप जो है वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। एक तरफ अगर ये आपको हेल्प करता है तो दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में दो इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया मीन्स ग्लाउकोमा और कैटरेक्ट, ये दोनों कराता है। मैं आपको बताऊं कि कई बार हम देखते हैं 10 साल का एक बच्चा हमारे क्लिनिक में आता है इस कंप्लेंट के साथ कि इसे दिखाई नहीं देता है, आंखों की लाली बार बार आती रहती थी, और विलेज में ओवर द काउंटर स्टेरॉयड दिया गया, दवा डालने से उसका ठीक हो जाता था, लाली ठीक हो जाती थी, तो उसे आदत सी लग गई कि इसको अपने मन से डालते रहे, और साल 2 साल 3 साल यूज़ करते करते ग्लाउकोमा हो गया। तो अब आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ग्लाउकोमा में जो भी रोशनी जाती है वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होता है, इसको वापस नहीं ला सकते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए स्टेरॉयड का यूज़ बिल्कुल रेगुलेटेड होना चाहिए अंडर सुपरविजन ऑफ फिजिशियन ओनली। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसके जो भी आप आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूँगी, एक दूसरा सवाल ये है, जिस तरह की परेशानी आती है आइज़ में, तो लोग, बहुत सारे लोग तो पहले तो इसको पहचान नहीं पाते हैं लोग, तो इसकी अलामत जो होती है वो कैसे पहचानेंगे कि ये जो आँख में जो दिक्कत आ रही है वो ग्लूकोमा की वजह कर आ रहा है या फिर किसी और बीमारी की वजह कर आ रहा है? ये बहुत ही आपने रेलिवेंट सवाल पूछा। ग्लाउकोमा जो हम आज ये टॉक कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ रहा है। क्योंकि यह एक छिपी हुई बीमारी है। किसी को अगर मोतियाबिंद हो जाए, उसकी रोशनी कम होने लगती है, तो उसे किसी से पूछने या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती है, मरीज खुद समझ जाता है कि अब मुझे रोशनी में दिक्कत हुई, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्लाउकोमा में ठीक उल्टा है। ग्लाउकोमा अंदर ही अंदर आपके आँख के नस को डैमेज करता रहता है और आपको कभी पता नहीं चलता। जिस दिन आपको यह दिखने लगे कि अब आँखों में धुंधलापन आ रहा है काला मोतिया की वजह से, तो समझ लीजिए काला मोतिया का वो बहुत ही एडवांस स्टेज है जहाँ पे कि मुश्किलें आपकी बहुत बढ़ चुकी हैं। इसीलिए इसे स्नीक थीफ ऑफ साइट कहा जाता है। कई एक मर्तबा होता है कि पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आए हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम उन्हें देते हैं कि आपको काला मोतिया है, तो पेशेंट के लिए शॉकिंग होता है। मैं तो गया था चश्मा चेक कराने के लिए और वहाँ मुझे ये बताया डॉक्टर ने, तो वो घबरा जाते हैं और लगता है पता नहीं क्या हो गया, मुझे देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लाउकोमा की दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है कह लीजिए वो ये कि जब हम चेकअप के दौरान किसी को चार्ट पे पढ़वाते हैं तो वो सेंट्रल विजन हुआ, जबकि हमारा विजन जो है सिर्फ सेंट्रल विजन ही नहीं, साइड विजन भी है, अगल बगल की चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। तो ग्लाउकोमा में जो डैमेज की शुरुआत होती है वो साइड से होती है, तो इसीलिए कभी किसी को देखने में, सामने देखने, पढ़ने में कभी वो लास्ट में है जो कि सेंट्रल विजन जाता है। तो इस वजह से पेशेंट बिल्कुल नोट नहीं कर पाते हैं कि ये ग्लाउकोमा चल रहा है और वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये नॉर्मल चेकअप के दौरान ही मोस्टली पता चलता है। ग्लाउकोमा का एक छोटा सा सब टाइप है जिसमें कि आँख में एक्यूट अटैक हो जाता है, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं, बहुत दर्द होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग तक होने लगता है। तो वो एक्यूट अटैक होता है नैरो एंगल में, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा। वो एक ऐसा ग्लाउकोमा का टाइप है कि पेशेंट खुद जाकर कहेंगे कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है और वो एक्यूट अटैक ऑफ ग्लाउकोमा होता है। अदरवाइज ज़्यादातर समय में ये छिपा हुआ होता है। ये एक छुपी हुई बीमारी है, इसकी पहचान तभी हो सकती है जब आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें डॉक्टर के पास में। इससे एक सवाल और निकल करके आता है डॉक्टर साहब कि आखिर कितने महीनों के अंदर में किसी भी एक स्वस्थ या हेल्दी इंसान को जो सेहतमंद है उसे फिर भी कितनी दिनों के गैप पर अपनी आँख का चेकअप कराते रहना चाहिए? जी, मोस्टली 40 ईयर्स एंड अबव हम ग्लाउकोमा के लिए स्ट्रेस करते हैं। वैसे कोई भी एज ग्रुप इसके लिए स्पेयर्ड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लाउकोमा ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली 40 साल और उसके ऊपर है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तब तो 40 साल के अराउंड बिल्कुल ही एक बार आपको चेक करा लेना चाहिए। सब चीज़ नॉर्मल रहा तो 5-6 साल के आसपास जो है रूटीन चेकअप करा सकते हैं। ज़्यादा एज 50 ईयर्स एंड अबव होने पे 2 से 3 साल के बीच में आप ग्लाउकोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप करा सकते हैं, ये तब जबकि स्क्रीनिंग की बात हो। लेकिन अगर डायग्नोज हो गया कि ग्लाउकोमा है तब तो आपके आई डॉक्टर ही आपको बता देंगे कि कितने दिन पे आपको फॉलोअप के लिए आना है अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं तो। एक सवाल और था कि ये जो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया है, इस दोनों के बीच में आखिर फ़र्क क्या है कि दोनों के बीच के ट्रीटमेंट में या दोनों की पहचान में?
काला मोतिया क्या है और ये सफ़ेद मोतिया जो होता है वो आँख के अंदर जो लेंस है उसकी बीमारी है सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट। और काला मोतिया जो है उस लेंस के पीछे का जो भाग है, विट्रियस कैविटी के पीछे का जो भाग जहाँ रेटिना है उसमें ऑप्टिक नर्व, सारा रेटिना का जो भी नस एक जगह इकट्ठा होकर जो ब्रेन में जाता है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये उस ऑप्टिक नर्व की बीमारी है। तो दोनों अलग अलग जगह पर है। सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट में उस लेंस को हम बदल सकते हैं, जैसे हार्ट में वाल्व रिप्लेसमेंट नी में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आप करते हैं, तो सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट में आप लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी है बेसिकली ये। काला मोतिया में चूंकि नस सूख रहा है तो वहाँ पे हम वो नस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आपने पोलियो में देखा होगा, जो बच्चे पोलियो से अफेक्टेड होते हैं तो उनके नस को हम दोबारा जो है रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही चीज़ है, ये नस की बीमारी है। कौन सा ऐसा मोतिया जो काला मोतिया है या फिर सफ़ेद मोतिया है जिसमें आँख की बिनाई को हम बचा सकते हैं? जी, एक पॉजिटिव मैसेज मैं इसके साथ ये देना चाहता हूँ कि काला मोतिया हो गया तो रोशनी नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए आपके सवाल के जवाब में मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि रोशनी हम दोनों में बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। सफ़ेद मोतिया हो चाहे काला मोतिया हो, ये निर्भर इस बात पर करता है कि हम किस स्टेज में डायग्नोज कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सफ़ेद मोतिया है वो जब बहुत एडवांस हो जाता है तो उसकी वजह से भी काला मोतिया हो जाता है आँख में। मतलब सफ़ेद मोतिया के साथ साथ आँख में वो काला मोतिया करा देगा। लेंस बहुत फूल कर और आँख के अंदर इतना स्पेस ले लेता है कि आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ कारणों से, और वो काला मोतिया भी करा देता है। तो इसीलिए समय रहते, चाहे वो सफ़ेद मोतिया हो चाहे काला मोतिया हो, अगर हमने सही समय पर डायग्नोसिस कर लिया तो पेशेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अब काला मोतिया हो गया तो मेरी रोशनी चली ही जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चूंकि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ये बताने के लिए कि आप इसको इग्नोर मत कीजिए, है तो इलाज कराइए, उसको भूलिए मत, उसको छोड़िए मत। हम आपकी रोशनी दोनों में बचा सकते हैं समय रहते। अगर डायग्नोसिस होता समय रहते अगर हम उसका इलाज कराएं तब। सामीन के जहन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये जो काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया है, इसके साथ साथ में आँख में और भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह कर दिक्कतें आती हैं अक्सर। जैसे आपने कहा कि आँखों में लाली हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमारी आँखों को बचाने की ज़रूरत है? जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल। जी, इसमें मैं कॉमन जिसका हर दिन हमारा वास्ता होता है, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आँखों पे असर करती हैं, रोशनी पे, बिनाई पे असर करती हैं। वो है आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये दो मोस्ट कॉमनली दैट वी कम अक्रॉस। और डायबिटीज़ के कारण आपको रेटिना पे सीधा असर होता है, ब्लड प्रेशर के कारण रेटिना पे सीधा असर होता है। और वहाँ भी यही स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है कि समय रहते अगर आप सही प्रोटेक्शन करें, सही इलाज कराते रहें तो आपकी रोशनी बिल्कुल सुरक्षित रह सकती है। लेकिन अगर आपने नज़रअंदाज किया तो वो आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। किसी को आर्थराइटिस है, उससे जुड़ी हुई आंखों की लाली होती है, वो यूवियाइटिस कराता है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं। सिस्टमिक डिजीज़ है, प्रेगनेंसी के समय में बीपी जो बढ़ता है, एक्लेम्पशिया ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसके कारण आंखों के रोशनी में असर होती है, रेटिना अफेक्टेड होता है। शरीर के अंदर बहुत से पेपिलाइटिस है, कई तरह के ऑप्टिक न्यूरोपैथी हैं जो कि आपको आंखों पर असर कर सकता है। आज के वक्त में जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ़ोन्स वगैरह भी, अभी तो ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, तो बच्चों ने बहुत सारा फ़ोन इस्तेमाल किया है, वो भी स्मार्टफ़ोन। उससे निकलने वाली रेज़, अक्सर हम लोग टीवी के टाइम में कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा कार्टून ना दिखाएं, उसकी जो लाइट्स जो चेंज होती हैं, कलर्स चेंज होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं आइज़ पे। तो क्या काला मोतिया होने के चांसेस बच्चों में भी हैं? अभी कुछ ऐसे केसेस भी की वजह से काला मोतिया नहीं होगा, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा असर है, जिस तरह से अभी हम कोरोना पैंडमिक से निकले हैं, जी। तो एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के नज़र से उससे निकलकर हम मायोपिया पैंडमिक में चले गए हैं, जो कि अभी सारे ऑनलाइन क्लासेस हो गए। तो जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल बंद था, ऑनलाइन क्लासेस सबके शिफ्ट हो गए हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ गया, वो बेतहाशा बढ़ गया है। आए दिन हम देखते रहते हैं, जिन बच्चों को हमने 2 साल पहले देखा था कि इतना नंबर था, अभी बहुत ही ज़्यादा उनका नंबर हो गया है। तो ये हम मायोपिया पैंडमिक में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से उसका स्क्रीन टाइम का बच्चों पे बहुत ही असर है, बुरा असर है, और उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी के टाइम में सेहतमंद खाना जो हमें खाना चाहिए था, जिसमें पोषण मिल सके हमें, और हमारी आइज़ के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ा को आप कहेंगे हमारे सामीन के लिए कि जो खा करके वो अपनी आई साइट को बचा सकते हैं? जी, एक अच्छे खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ आँखों के सेहत के लिए ही नहीं, पूरे सेहत के लिए ये ज़रूरी है। कुछ दशक पहले जब हम देखते थे विटामिन ए डेफिशिएंसी के पेशेंट्स, अभी अगर आप देखें मोस्टली ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा है, तो जो उस तरह की डेफिशिएंसी वो कम है। लेकिन नॉर्मल खान पीन में जो पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, पपाया है, मैंगो है, पोमेग्रेनेट है, ये सब आपको विटामिन ए के लिए रिच सोर्सेज हैं। और जो हरी साग सब्जियां हैं वो हमें खाना चाहिए, ताज़े फल फूल खाने चाहिए। तो ये सब हमारे आँखों के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सुनने वाले हमारे सामीन में हमारे बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें खाने पीने में हरी सब्जियां और फल वगैरह भी खाना चाहिए, ना कि सिर्फ फास्ट फूड के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर आप कहेंगे अच्छा खाना खाने के लिए तो वो सारी चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, और शायद इसका भी असर उनकी आइज़ पर पड़ा। बहुत पहले से उनको चश्मा लगना, और बहुत मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं सभी की आंखों पर। सामीन, इसके साथ ही आज की अंजुमन की ये ख़ास पेशकश सेहतनामा इख्तिताम करेंगे। और आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, जो आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे सामीन के लिए कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लेकर के आए। इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं हम सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।